नमस्ते छात्रों। आज मौका मिला है आपसे मिलने का। मैडम का आशीर्वाद है, उनकी इच्छा हुई कि अभी व्याकरण आप पढ़ा दीजिए। लड़कों को व्याकरण पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो चलिए आज तो आपके क्लास के लिए यानी 10th ABC के लिए मेरा पहला क्लास होगा। परिचित तो आप हैं मेरे पढ़ाई से, लेकिन फिर भी जो आज टॉपिक हमें पढ़ना है उस विषय पर ध्यान देंगे। तो अनुप्रयुक्त व्याकरण जो लगभग 30 अंक का होता है, उसमें व्याकरण की शुरुआत सबसे पहले संधि से होती है। प्रश्न पत्र में सबसे पहले संधि पूछा जाता है। आपको 9th में ही बताया गया था कि आपको 9th क्लास में सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है, दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि, बाकी थोड़ा व्यंजन और कुछ विसर्ग 10th क्लास में पढ़ना है। याद होगा आपको ये बताया गया था। तो हम लोग आज व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे। व्यंजन संधि में सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार तुगागम पढ़ना है। तुगागम, फिर हम अनुस्वार पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा विषय होगा तुगागम। ये तुगागम क्या है, ध्यान दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो तुक जोड़ आगम होगा। तो इसका संधि विच्छेद हमने कर दिया, तो तुक जोड़ आगम, क का ग बन जाएगा। आगे पढ़ाएंगे आप। इसके बाद हम प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, हम तो प्रथम वर्ण के तृतीय वर्ण में परिवर्तन जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क का ग बन जाता है। अभी आप ध्यान से सुनिए। तुक का आगम हो जाता है, मतलब क्या हुआ? न तो जोड़ से पहले वाला बदलेगा, न जोड़ के बाद वाला बदलेगा। इन दोनों को पूर्ववर्ण और परवर्ण, जोड़ से पहले वाला जो वर्ण है और जोड़ के बाद का जो वर्ण है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आगम जो होता है वो मित्रता का काम करता है, वो मैत्री करता है और बीच में आ करके उन दोनों को जोड़ देता है। मतलब आप समझ रहे होंगे, आप में और हमारे बीच में कोई जान पहचान मित्रता नहीं थी। विद्यालय एक माध्यम बना जहां आप भी आए, हम भी थे और हम दोनों को जोड़ दिया। कौन? विद्यालय। बात समझ रहे होंगे? तो दो वर्णों के बीच में ये तुक जो है, इस तुक का आगम होगा, आएगा। आगम मीन्स आना। वो क्या करेगा? इन दोनों वर्णों को जोड़ देगा। आपने पढ़ा है कि दो वर्णों का मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन यहां न तो जोड़ से पहले वाला बदलेगा और न जोड़ के बाद वाला बदलेगा। अभी एग्जांपल आपको देते हैं। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए क्या होता है? तुक आ जाता है। ये तुक जो है, इसमें से उक का लोप हो जाता है। उक का लोप हो गया। क्या बच गया? ये तुक से उक लुप्त हो गया, तो सिर्फ त हलंत बच गया। आप देखते होंगे, ध्यान दीजिए। अगर तुक का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो त हलंत जोड़ उ जोड़ क हलंत जोड़ क हलंत ही है। तो उक जब लुप्त हो गया, उ और क, तो क्या बच गया?
त, और ये त जो है वो च में बदल जाता है। व्याकरण का अपना नियम है जिसमें त हलंत जो है वो च हलंत में बदल जाता है। अब एक समस्या है, अब एक बात जाननी है, कंडीशन क्या होगा, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में त हलंत च में बदलेगा और त का आगम या च का आगम होगा। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि जोड़ से पहले कोई भाषा लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये जोड़ हुआ, ये पूर्व हुआ और ये पर हुआ। पर का अर्थ होता है पश्चात, माने बाद में। पूर्व का अर्थ क्या हो गया जानते हैं, पहले। ठीक है, तो जोड़ से पूर्व कह रहा है कि ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर, और जोड़ के बाद छ वर्ण, सिर्फ छ वर्ण रहे। छ किससे और कुछ नहीं, छ से बना हुआ। छ का मतलब हुआ छ से आरंभ होने वाला, जैसे छ से छाया है, छ से छत्र है, छ से छेद है। ठीक है, तो छ से आरंभ होने वाला, छ वर्ण का मतलब छ से आरंभ होने वाला, छ से आरंभ होने वाले शब्द, होने वाले शब्द। तो क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज, चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ये भी नो चेंज। तब संधि होगी कैसे, परिवर्तन का नाम संधि है, परिवर्तन कोई भी कार्य कहते हैं। तो कह रहा है कि ये तुगागम जो हुआ था, वो त का जो च बना था, वो इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में च हलंत का आगम हो जाएगा। अब तुगागम में से तुक में उप लुप्त हो गया, त बच गया, त च में बदल गया। कंडीशन यही रहा कि पूर्व वर्ण जो होगा कोई ह्रस्व स्वर होगा, अ होगा, छोटी ई होगा, छोटा उ होगा, छोटी री होगा। ठीक है, यही ह्रस्व स्वर है और तो कुछ होता नहीं है। आ दीर्घ हो जाएगा, बड़ी दीर्घ हो जाएगा, बड़ा उ दीर्घ हो जाएगा, बड़ी री दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व स्वर यही है। तो ह्रस्व स्वर हो और जोड़ के बाद छ वर्ण रहे, तो न ये बदलता है और न ये बदलता है, बल्कि इन दोनों को जोड़ने के लिए मित्रता का काम कौन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी जोड़ छेद, ध्यान दीजिए, वी में ह्रस्व स्वर है, छ वर्ण आ गया, छ से बना हुआ शब्द आ गया छेद। अब इन दोनों को जोड़ना है, च का यहाँ आगम हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा तो बन जाएगा वी छेद। ठीक इसी तरह प्रिय जोड़ छात्रा, प्रिय में य में अ है ह्रस्व स्वर, आगे छ से छात्र बना है, इसी छ से छात्र बना है, नो चेंज, नो चेंज। तब क्या हो जाएगा, प्रिय का प्रिय ही रह जाएगा और छात्रा का छात्रा ही रह जाएगा। तो संधि होगी कैसे, तो यहाँ च का आगम हो जाएगा, प्रिय छात्रा। संधि छेदा,
संधि जोड़ छेदा, संधि का संधि रह गया, छेदा का छेदा रह गया, बीच में छ का आगम हो गया। देख रहे हैं, समझ रहे होंगे। संधि का संधि और छेदा का छेदा हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। वृक्ष जोड़ छाया, वृक्ष का वृक्ष ही रह जाएगा, च का आगम हो जाएगा और छाया का छाया ही रह जाएगा। बन गया वृक्ष छाया। दोनों को मिला भी देंगे, यहां मिला देंगे। स्व जोड़ छंदा, स्व जोड़ छंदा, तो क्या हो जाएगा? स्व च का च रह जाएगा, छ का आगम हो गया। स्वच्छंद, स्वच्छंद बन गया। इस तरह से आपको तरु जोड़ छाया बराबर तरु च छाया, तरु छाया। ठीक है, लेकिन इसके भी अपवाद होते हैं। अपवाद, कुछ अपवाद सूत्र हैं। क्या है? अगर आ रहे या बड़ी भी रहे तो क्या होता है? आगे छ रहने पर जोड़ के बाद छ वर्ड रहे तो भी क्या होता है? आगम होता है, च का आगम होता है। जैसे आ जोड़ छादयति, आ जोड़ छादयति बराबर आच्छादयति, दयति। देवी जोड़ छाया, देवी जोड़ छाया, देवी का देवी रह जाएगा। ये दीर्घ स्वर है, आ और ई, इसका भी अपवाद सूत्र में है। देवी जोड़ छाया, लेकिन बहुत कम यही दो एक उदाहरण मिलते हैं इसके, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नियम यही है, ये जो पढ़े हैं यही नियम है। ये अपवाद में आता है और ये बन जाएगा देवी छाया। अब आप समझ गए होंगे तुगागम में क्या होता है। तुगागम में आगम होता है तुक का उपलुप्त हो जाता है, त हलंत से बचता है और त हलंत जो है वो च हलंत में बदल जाता है। कंडीशन उसके लिए यही है कि जोड़ से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो और जोड़ के बाद छ वर्ण रहे, यानी छ से आरंभ होने वाला कोई शब्द रहे। तो वहां जोड़ से पहले वाला भी नहीं बदलता है, जोड़ के बाद वाला भी नहीं बदलता है, बल्कि इन दोनों को जोड़ने के लिए च हलंत का आगम हो जाता है। तुगागम में च हलंत का है, डायरेक्ट आपको ये समझना है कि च हलंत का आगम होता है। और वो च हलंत, आपसे कोई सूत्र नहीं पूछा जाता है तुगागम वगैरह वगैरह, जोड़ने और तोड़ने के लिए दिया जाता है। ये हमारे किताबों में लिखा रहता है सिलेबस में, इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। लेकिन आपको सब तुगागम लुप्त हो जाता है, त बचता है, त का च हो जाता है, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे यही जानना है कि च का आगम हो जाता है, यानी च कहीं बाहर से आ जाता है और दोनों को एक मित्र बन करके इन दोनों को जोड़ देता है। समझ में आ गया होगा।
तो चलिए, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनको आप बनाएंगे। एक और आपको मौनुस्वारा हम समझाना चाहते हैं, वो भी समझ लीजिए, कम से कम कुछ हो जाए आज। अगला ये सूत्र हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, महलन जोड़ जोड़ अनुस्वारा। आपको मैं बताऊंगा, विसर्ग संधि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि विसर्ग का उ तो होता है और आगे अवर्ण रहने के कारण ओ और उ मिल करके ये विसर्ग जो है ये उ में बदल जाता है, उ में बदल जाता है और इसके पहले म में अ है, अ जोड़ उ मिल करके ओ बन जाता है। उस कंडीशन में ये म जो है मो होता है। अब मो के बाद जब आप अनुस्वारा जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में ये मो का मो रहता है और अनुस्वारा का जो अ है और लुप्ताकार अ में बदल जाता है। ये अ ही है लेकिन इसकी लुप्त आकृति है मोनुस्वारा। इसको पूर्व रूप संधि, अब ये उदाहरण जो हो गया वो पूर्व रूप संधि के अंतर्गत आया। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि मह जोड़ अनुस्वारा यानी म का अनुस्वार हो जाता है। मूल अक्षर है यहाँ पर महलन, लेकिन इसका रूप होगा षष्ठी वचन में मह। तो मह माने म का, अनुस्वार माने अनुस्वार हो जाता है। किस म का? पदांत म का। किसी पद के अंत में म हलंत हो और उसके बाद म को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण रहे। अब आपको ये तो समझ में आ गया कैसे ये मो अनुस्वारा बना। अब आपको मैं बता दूं, इसका नियम क्या होगा। जोड़ से पहले पदांत महलन। पदांत महलन का मतलब किसी वर्ड के अंत में अगर महलन लगा और महलन के बाद म को छोड़कर, म को ऐसा व्याकरण की पुस्तकों में लिखा तो नहीं है कि म को छोड़कर, लेकिन जब हम एग्जाम्पल दिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो वहां म का उदाहरण उस तरह से क्लियर हो नहीं पाता है। इसलिए हमने म को अपने मन से हटा दिया। व्याकरण की पुस्तकों में म को हटाने की बात नहीं कह रहा है। तो म को छोड़कर कोई व्यंजन वर्ण, कोई व्यंजन वर्ण रहे तो क्या होता है, म हलंत जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। अब ये म हलंत जो होगा वो अनुस्वार होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुस्वार जब बनेगा तो ये जाएगा किधर? जोड़ के बाद वाले वर्ण पर जाएगा या इससे म हलंत से पहले जो वर्ण होगा उस पर जाएगा। तो ये जो है अनुस्वार बनने के बाद अपने पूर्व वर्ण, ये कहाँ जाएगा? पूर्व वर्ण के ऊपर। ये पूर्व वर्ण के ऊपर जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल सम जोड़ योग, सम जोड़ योग। ध्यान दीजिए, महलन के बाद यह वर्ण, यहां हम लिखा है पदांत महलन, पद हो गया सम, इसके अंत में हो गया महलन, और इसके बाद मैंने कहा कि म को छोड़ करके कोई भी व्यंजन वर्ण रहे तो यह आ जाएगा उस व्यंजन वर्ण में। तो ये म का अनुस्वार बनेगा, म जो है क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। अनुस्वार बनेगा तो जाएगा कहाँ, क्या लिखा है हमने अनुस्वार के बाद एरो दे करके कि पूर्व वर्ण के ऊपर। तो ये जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, म के पहले, म के पूर्व वर्ण क्या है, स अनुस्वार हो गया, और योग का योग रह गया। ठीक है, इसके बाद है सम जोड़ जय, सम जोड़ जय, म का अनुस्वार बनेगा, और अनुस्वार बनने के बाद ये पूर्व वर्ण पर जाएगा, यानी स पर जाएगा, तो स पर अनुस्वार हो गया संजय। ध्यान देंगे कि म का जो अनुस्वार बनेगा वो कभी जोड़ के बाद वाले वर्ण के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि अपने पूर्व वर्ण पर जाएगा। कहां जाएगा, अपने पूर्व वर्ण पर। जैसे और उदाहरण देख लीजिए, पम जोड़ चम, चमा, तो म का अनुस्वार हो गया, प पर चला जाएगा अनुस्वार, पंचमा। चम जोड़ दना बराबर चंदना। सम जोड़ करह, सम महलन तालव्य है, तो ये हो गया संकरह। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण इसमें और बताएंगे जिसमें कुछ विशेष परिवर्तन होता है। कहता है क्या कि सम उपसर्ग है, सम क्या है, एक उपसर्ग है, और इसके बाद ये सम, देखिए यहां भी सम लिखे हैं, ये तालव्य सम है, ये मैं दंत सम की बात कर रहा हूं। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना, क्री धातु से बना कोई भी शब्द रहे तो क्या होता है, यहां वैसे जैसे आपको तुगागम बताए थे, थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं, सूट का आगम होता है। घबराने की बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। सूट में से ऊट लुप्त हो जाता है और बच जाता है सहला। मीन्स आपको जानना है कि बीच में स का आगम हो जाता है। ये म का अनुस्वार तो बदलेगा इस नियम से, पदांत म है तो अनुस्वार बदलेगा, क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, क्री धातु से बन गया कृत, कृति, कार, करण आदि इत्यादि। तो अगर हम सम उपसर्ग में इन शब्दों को जोड़ते हैं, कृत, कृति, कार और करण को, तो सम का तो ये अनुस्वार बनेगा, और कृत के साथ अगर जोड़ देंगे तो कृत भी होगा, लेकिन इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये जो सुट का आगम हुआ सहलंत का आगम हो जाता है। तो सहलंत का मतलब हो गया आधा स। संस्कृत कृति है तो संस्कृति, कार है तो संस्कार, करण है तो
तो संस्करण। ध्यान दीजिएगा, ये क्री धातु से बना हुआ शब्द है। तब अनुस्वार के बाद जो ये स का आगम हो रहा है। क्यों हो रहा है स का आगम? क्योंकि आगे क्री धातु से बना हुआ कृत है, कृति है, कार है, करण है। इस तरह से क्री धातु से बना हुआ और भी कोई शब्द आ जाए तो वहां पर सम का तो म अनुस्वार इसी नियम से हो गया, लेकिन स का जो बीच में आगम हो रहा है ये सूत्र होता है समसूटी। समसूटी का मतलब होता है कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द रहे तो उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में सूट का आगम होता है। मैंने आगम के बारे में बताया था कि आगम मित्रता का काम करता है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए संकृत बन जाता, अगर यहाँ सूट का आगम नहीं होता तो म का तो अनुसार बन गया, कृत का कृत रह जाता। क्या बनता? संकृत, संकरण, संकार। गलत हो जाता, सही शब्द नहीं बनता। इसलिए इन दोनों को जोड़ करके एक सही रूप बनाने के लिए सूट का आगम हुआ है। सूट से मैंने बता दिया कि उठ का लोप हो जाता है और ये से सहलन बचता है। सहलन मीन्स आधा स। इसके देखिए सम के बाद कृत, कृति, कार, करण लिखने के बाद मैंने सब पर जोड़ करके बना दिया संस्कृत, संस्कृति, संस्कार, संस्करण और सब में स का आगम हुआ। चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरी बात, मेरी पढ़ाई समझ में आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई आपको समस्या रहे तो आप डायरेक्ट फोन करके मुझे पूछ लेंगे। सबको प्रॉब्लम नहीं होता है, ध्यान देने वाले को प्रॉब्लम लगता है और अधिक बच्चे ध्यान देने वाले हैं तो वो पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैसे भी पूछना होगा पूछ लेंगे। धन्यवाद।